हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गए हैं। तो उनका भारत के प्रति क्या नज़रिया है और क्या आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंध रह सकते हैं। स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने स्पेस टूरिज्म के जरिए 3 अमीर बिजनेसमैन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। आरबीआई ने बिना कार्ड के एटीएम से कैश निकालने की सुविधा यानी यूपीआई को प्रस्तावित किया है। क्या मामला है ये? भारत में कोविड-19 के एक्सी वेरिएंट जो कि बहुत ही खतरनाक अभी तक और बहुत संक्रामक माना जा रहा है, उसका मामला महाराष्ट्र में सबसे पहले सामने आया, उसके बाद गुजरात और कई राज्यों में देखने को मिला है। तो आगे आने वाले वक्त में क्या स्थिति रह सकती है, इस पर बात करेंगे। यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, एक इम्पॉर्टेंट बात है। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ, उसमें इंडियंस ने कई मेडल जीते हैं। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन सब पे बात करेंगे, तो लाइक बटन जरूर दबाना। मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सबको पता होगा, आंसर है शहबाज शरीफ। ये रहा फोटोग्राफ इनका। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो संसद है वहाँ की, उसने शहबाज शरीफ को नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया और 23वें प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं। दूसरी ओर इमरान खान, जिनको वहाँ की जो संसद है यानी नेशनल असेंबली है, उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटा दिया था पद से। तो उनकी पार्टी है तहरीक इंसाफ, तो उस पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है वो पूरे मामले के जो स्थिति परिस्थिति बनी उसके विरोध में। अब बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ कौन है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के वो भाई हैं और 2018 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें PMLN जो पार्टी है उनकी, उसके वो प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार थे। ओके, उस वक्त वो हार गए थे, कम सदस्य मिले थे उस पार्टी को, लेकिन अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बदले हुए हालात में। ओके, और आपको बताऊं कि पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का, पंजाब दोनों जगह है, इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी। तो पाकिस्तान वाले पंजाब के 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका पुश्तैनी गांव इंडिया वाला जो पंजाब है वहाँ पर है। एक गांव है जाती उमड़ा गांव, तो वहाँ पर उनका पुश्तैनी गांव है। वहाँ आज़ादी से पहले इनका परिवार रहता था। आज़ादी के बाद ये लोग चले गए थे और इनके परदादा मियाँ मोहम्मद बख्श की कब्र इंडिया वाले जो पंजाब है उसमें है। ओके, अब सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ का भारत के प्रति क्या नज़रिया है। तो देखिए, वो हमेशा कश्मीर को लेकर बोलते रहे हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारा खून खौल रहा है कश्मीर को लेकर, कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना के रहेंगे। और ये सब इशारा करता है कि कश्मीर को लेकर उनका रवैया अच्छा नहीं है। और ख़ास तौर पे आगे आने वाले 1-1.5 साल में वहाँ पर आम चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव में कश्मीर का इशू काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है पाकिस्तान में। तो हो सकता है उतने बातचीत तो होगी लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन चुनाव की वजह से बहुत मजबूत संबंध जो अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, बहुत बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। ओके, हालांकि आपको पता होगा कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान के, उनके बीच में अच्छे संबंध थे, दोनों अच्छे से बातचीत किया करते थे और उन्हीं के भाई अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है। ओके, हालांकि शहबाज शरीफ इंडिया से बेहतर संबंध चाहते हैं। ओके, हालांकि वहाँ आर्मी ही सबसे प्रमुख होती है, आर्मी की वजह से ही माना जा रहा है कि इमरान खान को हटना पड़ा और आर्मी ये चाहती थी कि सत्ता बदले, तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये था मुद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, दुनिया में पहली बार किस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म के जरिए 3 अमीर बिजनेसमैन को ISS भेजा यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? इसका आंसर बताने से पहले बता दूं कि इससे पहले सरकारी जो स्पेस एजेंसी है या कंपनी है उन सब ने तो भेजा हुआ है स्पेस टूरिज्म के जरिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसी पहली है। ये तो कौन सी है? स्पेस एक्स। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप और इसके के लिए अच्छी खासी रकम
वसूली गई 55 मिलियन डॉलर एक एक बिजनेसमैन से स्पेस एक्स ने लिया स्पेस टूरिज्म के लिए। ओके, और इन तीनों के साथ एक एस्ट्रोनॉट को भी भेजा गया है उनकी सहायता के लिए कि अब तीनों तो अनुभवी नहीं है, तो इसके लिए अनुभव प्राप्त जो एक एस्ट्रोनॉट हैं उनको साथ में भेजा गया है ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो वो उनको सपोर्ट कर सकेंगे। ओके, और ये चारों जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। ये लॉन्चिंग हुई थी अमेरिका में और यहाँ से लॉन्च करके इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये जो रहा इसमें भेजा गया है। ओके, और वो 1 हफ्ते से अधिक समय तक वहाँ पर रहेंगे और इस तरीके से इनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक किया और फिर इससे निकलकर वो सभी यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पर इंटर कर गए। ओके, फाल्कन 9 रॉकेट से इनको भेजा गया है और ये स्पेस एक्स की या फिर कहें किसी भी प्राइवेट कंपनी की ये पहली प्राइवेट चार्टर फ्लाइट है। ओके, अंतरिक्ष सैर के लिए स्पेस एजेंसी, नासा, स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम, तो इन सब ने साझेदारी की थी और इसके तहत स्पेस एक्स ने भेजा था। तो तीनों जो अमीर हैं ये कौन है, अमीरों की यात्रा है ये। तो अमेरिका के इन्वेस्टमेंट कंपनी कॉर्नर ग्रुप के हेड हैं, एक तो है लैरी कॉर्नर। ओके, दूसरे हैं कनाडा के मार्क पैथी जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी मैवरिक के फाउंडर और सीईओ हैं, और तीसरे हैं इजराइल के अरबपति हैं, बिजनेसमैन हैं एटन टिस्बे। ओके, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाउंडर पार्टनर हैं। ओके, कितनी रकम देनी पड़ी तो सभी को 55 मिलियन डॉलर, यानी अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो एक व्यक्ति को 417 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े स्पेस टूरिज्म के लिए। स्पेस टूरिज्म क्या है? कोई आम मनुष्य अगर अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो उसको स्पेस टूरिज्म कहते हैं, जो किसी खास मकसद से नहीं, अपने मौज मस्ती के लिए वो जा रहा हो अपने। ओके, तो अलग अलग प्रकार का अंतरिक्ष पर्यटन है, उसमें एक तो स्पेस स्टेशन तक जाना है, एक तो है कि जाकर वहाँ से लौट आना है। देखिए, अब तक जो भी प्राइवेट कंपनियाँ ने कोशिश की उसमें वो ट्रायल था, ठीक है। इससे पहले भी कुछ कंपनियों ने ट्रायल किया है, लेकिन वो सब उस कंपनी के स्टाफ्स थे जिन्होंने स्पेस टूरिज्म के लिए ट्रायल किया था। ये रकम लेकर भेजा जाने वाला ये पहला मामला है। ओके, अगर हम बात करें कि स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कब हुई थी तो 1990 के दशक के अंत में ही हो गई थी, जब रूसी कंपनी मिरकॉप और अमेरिकी कंपनी जो स्पेस एडवेंचर्स लिमिटेड है उन दोनों ने डील की थी और उसके बाद कुछ लोगों को भेजा था, हालांकि वो सब सरकारी कंपनी थी। ओके, तो ये पहला प्राइवेट मिशन स्पेस टूरिज्म मिशन को लॉन्च किया गया और भेजा गया। स्पेस एक्स की बात कर लें, इसके संस्थापक कौन है? एलन मास्क। ओके, 2002 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। मकसद यही है कि अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम किया जाए और मंगल ग्रह तक पहुंचा जाए, वहां पर इंसानी बस्ती बनाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी चर्चा ख़ासतौर पर बैंकिंग की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो ज़रूर समझें इस चीज़ को, और बाकी लोग एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, पीसीएस उन सब के लिए ज़रूरी है। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का पूरा करंट अफेयर्स पीडीएफ अब तक अवेलेबल हो चुका है, और इस पीडीएफ में ख़ास बात यह है कि हर टॉपिक के साथ वीडियो का लिंक भी दिया गया है। तो उस यूआरएल यानी लिंक पर क्लिक करते ही उस टॉपिक से संबंधित डिटेल वीडियो आपके सामने ओपन हो जाता है मोबाइल में, ताकि आप उस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से और विजुअली समझ सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसी के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। मेंबरशिप 1 ईयर का है, अभी अप्रैल में लेते हैं तो अगले साल 2023 तक अप्रैल तक ये मेंबरशिप रहता है, और उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, और इस तरह से पूरे 1 साल, और पिछले भी कई पीडीएफ। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है, एवरी संडे को करंट अफेयर्स का टेस्ट ले सकते हैं आप, और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है तमाम एग्जामिनेशन के लिए सभी।
और 40% डिस्काउंट ऑन बुक। तो देख सकते हैं आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने बिना कार्ड के, यानी बिना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के एटीएम से कैश निकालने के लिए किस नई सुविधा को प्रस्तावित किया है, और ये जल्दी शुरू हो जाने वाली है। आंसर होगा यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो इंश्योर करें कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम, और ये कैसे होगा? तो यूपीआई के थ्रू होगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने अभी हाल ही में जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू की, तो उसी में ये घोषणा की कि चाहे कोई भी किसी भी बैंक का एटीएम हो, वहाँ पर कार्डलेस यानी यूपीआई के थ्रू पेमेंट निकाला जा सकता है। ओके, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ही यह ऐलान किया है। हालांकि कुछ बैंकों में सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यूपीआई के थ्रू नहीं, एक स्पेशल ऐप के थ्रू कुछ बैंक ये सर्विस देते हैं बिना कार्ड के कैश निकालने की। ओके, तो अब यूपीआई के थ्रू आप कहीं पेमेंट करते हैं, कहीं किसी शॉप में, तो अब आप एटीएम से निकाल भी सकेंगे पेमेंट। ओके, एक ऑप्शन उसमें रहेगा जब आप एटीएम यूज़ करने जाएंगे उस समय। ओके, और यूपीआई पे मतलब क्यूआर कोड आ जाएगा, आप एटीएम से क्यूआर कोड को स्कैन कर देंगे, मतलब आप ऑप्शन जैसे ही देंगे क्यूआर कोड का एटीएम पे, तो क्यूआर कोड एटीएम पे दिख जाएगा। ओके, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्यूआर कोड आ गया, आपने स्कैन किया, क्यूआर कोड के थ्रू कितनी रकम निकालनी है वो दिया, और पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। एटीएम से कार्डलेस कैश निकालने के जो मौजूद तरीके हैं अभी हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे कुछ बैंक हैं जो कि बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसके लिए बैंक का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके थ्रू वो कैश निकलता है, लेकिन वो उसके भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है और ट्रांजैक्शन सर्विस फ़ी भी देना पड़ता है। ओके, तो अब ये नई सुविधा शुरू हो रही है, और क्या खास इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा डेबिट कार्ड पे इसका? देखिए, वर्तमान में देश में 900 मिलियन से अधिक डेबिट कार्ड हैं, और विशेषज्ञों ने कहा है कि यूपीआई के थ्रू अगर हम नकदी की निकासी करते हैं एटीएम से, तो उसे उन डेबिट कार्ड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब उन डेबिट कार्ड का यूज़ जो है वो घटेगा। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के अनुसार डेबिट कार्ड पर जो संभावित फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट है वो हो सकता है। क्या होगा? क्योंकि यूपीआई के थ्रू जब पेमेंट निकाला जाएगा तो क्रेडिट कार्ड और वॉलेट और डेबिट कार्ड, इन सब सुविधाओं का लोग कम यूज़ करेंगे। ओके, आने वाले वक्त में हो सकता है कि यूपीआई काफ़ी तेज़ी से बढ़े, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है यूपीआई के थ्रू? क्योंकि ये इंडिया को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। दरअसल रूस ने जिस तरीके से जो हमला किया यूक्रेन पर, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और उसके बाद रूस पर ख़ास तौर पे जिस तरीके से अमेरिका ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है वो अमेरिकी कंपनियां हैं, और भारत सहित दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो डेबिट कार्ड का बड़ा हिस्सा है वो इन्हीं दोनों कंपनियों का है। किसका? वीज़ा और मास्टर कार्ड का। तो जब रूस ने अटैक किया इस पर, उसके बाद से अमेरिकी कंपनी वीज़ा और मास्टर कार्ड ने अपनी सर्विस रूस में बंद कर दी। अब रूस में बंद कर दी तो इससे क्या हुआ? इससे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन था वो अचानक से रुक गया। जो आम पब्लिक थी जिसके पास वो कार्ड था, वो उस कार्ड के थ्रू रुपए निकाल नहीं सकते थे, तो अचानक बैंकों में भीड़ बढ़ गई, बैंकों से कैश निकाले जाने लगे, और पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम था उस देश का, बैंकिंग सिस्टम था, वो सब चरमराने लगा। ओके, तो ऐसे में खतरा है कि अमेरिका के पास कार्ड का मालिकाना हक उसी की कंपनी के पास है, तो ऐसे में जब चाहे वो चुक कर सकता है, और एक जो ब्लैकमेल का तरीका भी हो सकता है ये। तो ऐसे में जो यूपीआई है वो इंडिया का है। ओके, और रुपए कार्ड भी इंडिया का है। तो यूपीआई के थ्रू अगर हम पेमेंट निकालते हैं तो उससे डेबिट कार्ड पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर सवाल होता है, अब अगला टॉपिक चलते हैं उससे पहले कि यूपीआई को कौन गवर्न करता है, कौन चलाता है यूपीआई। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुक है, उसका नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विनोद राय। तो इस बुक को लिखा है विनोद राय ने, जो कि पूर्व सीएजी यानी सीएजी रह चुके हैं भारत के, और बीसीसीआई में उनका कार्यकाल था 33 महीने तक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक वो बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके थे। तो उसी दौरान जो उन्होंने कामकाज किए उसी पर उन्होंने बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कोविड-19 के एक्सी वेरिएंट का पहला मामला कहाँ पर सामने आया है? आंसर होगा मुंबई में। ओके, नया वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दिया है। देखिए, पहला मामला तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में सामने आया, उसके बाद ये गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे इसके इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और इसी के साथ केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज का ऐलान भी किया हुआ है। ओके, एक्सी वेरिएंट के बारे में बात कर लें तो ये ओमिक्रॉन के जो 2 संस्करण थे, 2 वेरिएंट थे ओमिक्रॉन के। ओमिक्रॉन खुद ही कोविड-19 का एक वेरिएंट है, उससे भी अलग वेरिएंट उससे निकल के बन गया 2, तो उन दोनों को मिलाकर ये एक्सी वेरिएंट नया बना है। ओके, और इसके बारे में पहला जो मामला सामने आया था वो ब्रिटेन में आया था और इस बारे में कहा जाता है कि ये 10 से लेकर 45 गुना ज़्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन से। जो ओमिक्रॉन इससे पहले आया था बहुत ज़्यादा संक्रामक था, उससे भी ज़्यादा संक्रामक ये वेरिएंट है। ओके, तो आने वाले वक्त में कोविड-19 को लेकर और अधिक सतर्कता देखी जा सकती है और सबको सतर्क भी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन होगा WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। इसमें किन भारतीय खिलाड़ियों ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? ये चैंपियनशिप बैडमिंटन का होता है। आंसर होगा दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल। ओके, ए और बी, और फोटोग्राफ ये रहा, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल। इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने स्कॉटलैंड में जो आयोजित था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2022 का WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप, उसमें मिश्रित डबल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और WSF डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने इससे पहले गोल्ड मेडल नहीं जीता था। दूसरे मेडल तो जीते थे, गोल्ड नहीं जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल सहित टोटल कितने मेडल जीत लिए हैं? कितने मेडल हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। आंसर होगा 10 मेडल टोटल जीते हैं। कौन कौन से मेडल जीते हैं? तो आप ये लिस्ट रहा। गोल्ड मेडल जीता है गोविंद साहनी ने, और ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में। आनंद प्रहलाद चोपड़े ने जीता है 54 किलोग्राम भार वर्ग में, और सुमित ने जीता है 75 किलोग्राम भार वर्ग में। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, उसमें अमित पंघल ने जीता है 52 किलोग्राम भार वर्ग में, अमित पंघाल ने। ओके, मोनिका ने जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। वीरेंद्र सिंह ने जीता है 60 किलोग्राम वजन वाले कैटेगरी में, और आशीष कुमार ने जीता है 81 किलोग्राम कैटेगरी में। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है मनीषा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, पूजा ने 69 किलोग्राम, और भाग्यवती कचारी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल जीत लिया है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट रही, ये ज़रूरी है समझना, ध्यान में रखना, कम से कम गोल्ड तो आप याद ही करके रखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि होम्योपैथी दवा पद्धति के जो आविष्कारक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन, तो उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए और उनकी याद में ये दिवस घोषित है। ओके, होम्योपैथी एक बेहतरीन पैथी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इंडियन नेवी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस फाइटर जेट के ट्रायल का फैसला किया है? आंसर होगा F-18 सुपर हॉर्नेट। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का कि ये टेस्ट किया जाएगा INS विक्रांत के लिए। ओके, गोवा में टेस्ट होगा, ये INS विक्रांत पर टेस्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि विक्रांत पर तैनाती के लिए टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और जो फाइटर प्लेन है वो ये रहा, और ये अमेरिकन फाइटर प्लेन है, ठीक है। और आपको बताऊं कि मई में यानी अगले महीने ही ये गोवा में INS हंसा जो तटीय टेस्ट सेंटर है वहाँ पर इसका परीक्षण किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट सफल रहा तो हो सकता है कि INS विक्रांत पर, यह रहा INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसी पर तैनाती की जा सकती है। और आपको पता होगा कि अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता चल रही है, और भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने बातचीत भी की है। उसका काफ़ी डिटेल में कल के करंट अफेयर्स वीडियो में दे दूंगा। तो दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, और एक 2+2 वार्ता जो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में जो हो रहा है, उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि ये जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसको खरीदे जाने का, ठीक है। लड़ाकू विमान है ये, और ये 2 वर्जन है, सिंगल सीट और 2 सीट का मॉडल का वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। ओके, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? इसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। हवाई पट्टी होती है जिस पर फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि समुद्र के साथ साथ आसमानी इलाकों पर भी यहाँ से नज़र रखी जा सकती है और दूर तक तबाह किया जा सकता है इसके थ्रू। ओके, नया वाला जो INS विक्रांत है वो बहुत विशालकाय है, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। लंबाई 860 फीट है, चौड़ाई 203 फीट है। ओके, और डेक एरिया जो है, डेक एरिया मतलब ये जो एरिया देख रहे हैं आप, वो करीब 2.5 एकड़ बड़ा है, यानी 1,10,000 स्क्वायर फीट का। ओके, एक इम्पॉर्टेंट INS विक्रांत है जो कि अब कुछ महीने में ये लॉन्च हो जाएगा, और संभवतः 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करेंगे, भारत को समर्पित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, फोटोग्राफ ये रहा इनका। तो इनको अब UPSC का चेयरमैन बना दिया गया है। UPSC जो कि सबसे जो प्रतिष्ठित सेवा है, IAS, IPS, इन सब के एग्ज़ामिनेशन या कहें कि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन कराने का काम और भी कई रिक्रूटमेंट करने का काम UPSC पास होता है, तो उसके चेयरमैन ये बन गए हैं। इससे पहले ये 3 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, वहाँ के कुलपति का काम कर चुके हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 ईयर या फिर 65 ईयर की उम्र तक होगा। ओके, और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राज्यों के जो आयोग होता है लोक सेवा आयोग, उसके नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है UPSC के चेयरमैन की, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल या सरकार जो प्रस्तावित करती है उसके थ्रू। ओके, पुनर्नियुक्ति हो सकती है तो नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनता है तो वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। ओके, पद से हटाने का क्या प्रावधान होता है? तो संविधान के तहत इनको पद से हटाने का काम जो है राष्ट्रपति के आदेश से केवल कदाचार के आधार पर ही किया जा सकता है, यानी करप्शन वगैरह के आरोप लगे और वो साबित हो तभी इनको हटाया जा सकता है, और वैसे नहीं हटाया जा सकता। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी कई क्वेश्चन है उसको कल के वीडियो में ले लेंगे।
और आप मेंबरशिप ले सकते हैं करंट अफेयर्स का, आपकी तमाम तैयारी हो जाएगी। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है अवेलेबल प्ले स्टोर पे, वहाँ सर्च करें सरकारी जॉब न्यूज़ और ये लोगो दिखाई देगा आपको, उसका आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आपके करंट अफेयर्स की तैयारी और डेली का जो PDF है वो भी आपको मिल जाता है। तब मिलते हैं कल के वीडियो में।